एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। वो संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस 3 अधिकार क्षेत्र हैं जो केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के पास होते हैं। आज एक खास परिस्थिति में एमसीडी भी उनके अंदर आती है, लेकिन बाकी सारे विभाग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, फाइनेंस, ये सारे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आते हैं। तो हमारा एलजी साहब से ये सवाल है कि 10 दिन पहले जब आपने शपथ ली थी तो आपने ये कहा था कि आप एसी कमरे में नहीं, दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। तो पिछले 10 दिनों में क्या एलजी साहब ने एक भी पुलिस थाने का इंस्पेक्शन किया? क्या संगम विहार में एक 24 साल के ऑटो ड्राइवर को चक्कू चला के मार दिया जाता है, क्या एलजी साहब संगम विहार गए? क्या जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, एलजी साहब जोरबाग पुलिस थाने गए? क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? उन्होंने मेट्रो का मुआयना किया? क्या अंबेडकर नगर में 2 लड़कों को पीट पीट कर एक रेस्टोरेंट के अंदर मार दिया जाता है, क्या एलजी साहब अंबेडकर नगर गए? क्या एलजी साहब जिनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस व्यवस्था को संभालना, पिछले 10 दिनों में एक भी बार किसी पुलिस थाने नहीं गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अफसरों को बुलाते हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे आदेश देते हैं, वहां पे निर्देश देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कह के भेजा है कि देखो पुलिस से दूर रहो, पुलिस को देखना आपका काम नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार में दखल अंदाजी आपका काम है, क्योंकि एलजी साहब के एक्शंस तो यही बता रहे हैं। ये तो देखिए एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। इस पर जब आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आई, कई सालों तक तकरार रहा कि एलजी साहब के पास कितनी पावर है, कौन से डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते हैं, चुनी हुई सरकार के पास कितनी पावर है। कई साल कोर्ट में रहने के बावजूद ये मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस तकरार को खत्म कर दिया। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 3 अधिकार क्षेत्र हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। तो अब एलजी साहब को समझना चाहिए, वो खुद एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान का उल्लंघन करना कहाँ शोभा देता है। 1990 के दशक में कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई, उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है आज भी, कि एक इलाके से वहां से हजारों लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर आना पड़ा क्योंकि इतनी हिंसा उनके खिलाफ हो रही थी। इस मुद्दे को आज हम फिर से रिपीट होते हुए देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक हिंदू टीचर पर गोली चलाई जाती है, एक हिंदू बैंक मैनेजर पर गोली चलाई जाती है, और ये कोई एक इकलौते इंसिडेंट्स नहीं है। पिछले 6 महीने में 13 से ज्यादा ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की कश्मीर में हो चुकी हैं। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जो कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के नाम पर आज तक वोट मांगने आई थी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कश्मीर में जो हिंदू रहते थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में आके बस गए, अगर वो वापस जाना चाहें तो उनको सुरक्षा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो हम केंद्र सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति करने के बजाय जो वास्तविक सुरक्षा कश्मीर के हिंदुओं को चाहिए, वो देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की जो व्यथा है, वो सिर्फ उनकी अपनी समस्या नहीं है। मैं ये मानती हूं कि जो 1990 के दशक में हुआ, वो पूरे देश के लिए एक शर्म का विषय है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ 90 के दशक में हुआ, वो देश के इतिहास में किसी के साथ फिर से नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से 90 के दशक के हालात आज फिर से बनते जा रहे हैं। आज फिर से ऐसी स्थिति आ गई है कि कश्मीर में कोई भी हिंदू सेफ नहीं महसूस कर रहा है। फिर से ऐसी स्थिति आ गई है कि एयरपोर्ट पे लंबी लाइनें लगने लग गई हैं, बस स्टैंड पे लंबी लाइनें लगने लग गई हैं। अगर हम अपने देश के अंदर अपने देश के निवासियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो फिर तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। हम केंद्र सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि वो हेमंत बिस्व शर्मा जी के मुद्दे को सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सौंपे। ये एक फिट केस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इन्वेस्टिगेशन का, जहां पे ये बिल्कुल साफ है कि एक परचेज ऑर्डर दिया गया एक कंपनी को जिसकी मालिक हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी है। एक परचेज ऑर्डर दिया गया है एक ऐसी कंपनी को जिसने महंगे दामों पे पीपीई किट भेजे, जिसके मालिक जो व्यक्ति हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा जी की पत्नी के साथ अनेकों कंपनियां चलाते हैं।
तो जब ऐसा स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने है तो क्यों केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है? केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर तो कूद कूद कर एक्शन लेने को दौड़ती है। ईडी खुद कहती है कि सत्येंद्र जैन जी अक्यूज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कस्टडी मांगती है। तो जब हमारे सामने स्पष्ट प्रमाण है कि जो अब चीफ मिनिस्टर हैं, तब हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी कंपनी ने, उनकी सरकार ने अपनी पत्नी की कंपनी को एक परचेज ऑर्डर दिया, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? हेल्थ मिनिस्टर और अब नाउ चीफ मिनिस्टर अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब तो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा।